यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर मेंस, नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, संपूर्ण प्रश्न पत्र, प्रश्न एवं आदर्श उत्तर, खंड अ, दीर्घोत्तरीय प्रश्न प्रश्न। राजनीति शास्त्र की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। उत्तर: राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो राज्य, सरकार, राजनीतिक संस्थाओं, शक्ति, सत्ता, राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा राजनीतिक व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन करती है। अरस्तु ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान कहा था। राजनीति शास्त्र की प्रकृति को निम्नलिखित आधारों पर समझा जा सकता है। सामाजिक विज्ञान, ये मनुष्य के राजनीतिक जीवन तथा व्यक्ति, समाज और राज्य के बीच राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है। 2. राज्य एवं शासन का अध्ययन। परंपरागत राजनीति शास्त्र का मुख्य विषय राज्य, सरकार, संविधान और राजनीतिक संस्थाएं थीं। शक्ति एवं सत्ता का अध्ययन। आधुनिक राजनीति शास्त्र का क्षेत्र राज्य से आगे बढ़कर शक्ति, सत्ता, प्रभाव और राजनीतिक व्यवहार तक विस्तृत हुआ। रॉबर्ट डाहल ने राजनीति को शक्ति संबंधों के संदर्भ में समझाया। वैज्ञानिक प्रकृति। व्यवहारवादी आंदोलन के बाद राजनीति के अध्ययन में अवलोकन, सर्वेक्षण, तुलनात्मक अध्ययन तथा सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग बढ़ा। मूल्यपरक एवं अनुभवात्मक प्रकृति। परंपरागत विचारक न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों पर बल देते थे, जबकि व्यवहारवाद ने राजनीतिक घटनाओं के वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर जोर दिया। उत्तर व्यवहारवाद ने पुनः मूल्यों की महत्ता स्वीकार की। गतिशील एवं अंतर्विषयक प्रकृति। राजनीति शास्त्र का इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, विधि, मनोविज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से घनिष्ठ संबंध है। निष्कर्षतः राजनीति शास्त्र की प्रकृति सामाजिक, वैज्ञानिक, गतिशील, अंतर्विषयक तथा मूल्यपरक है। आधुनिक युग में इसका अध्ययन राज्य और सरकार तक सीमित न रहकर राजनीतिक व्यवहार, सार्वजनिक नीति, नागरिक सहभागिता तथा वैश्विक राजनीति तक फैल गया है। समानता मूल रूप से समानीकरण की एक प्रक्रिया है, इसलिए प्राथमिक समानता का आशय विशेषाधिकारों के अभाव से है। द्वितीय, इसका आशय है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। एच. लास्की के इस कथन की समीक्षा कीजिए। उत्तर समानता आधुनिक लोकतंत्र का मूल राजनीतिक आदर्श है। H.J. लास्की के अनुसार समानता का अर्थ सभी व्यक्तियों को हर दृष्टि से समान बना देना नहीं है, बल्कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना है जिनमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त अवसर मिल सकें। लास्की के कथन में समानता के दो प्रमुख पक्ष हैं। एंड विशेषाधिकारों का अभाव। जाति, धर्म, जन्म, संपत्ति या सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी व्यक्ति को अनुचित विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। अवसर की समानता। सभी व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार तथा व्यक्तित्व विकास के लिए पर्याप्त एवं समान अवसर मिलना चाहिए। वास्तविक समानता। केवल कानून के समक्ष समानता पर्याप्त नहीं है। अत्यधिक आर्थिक एवं सामाजिक असमानता की स्थिति में कानूनी समानता भी वास्तविक अवसरों में परिवर्तित नहीं हो पाती। समानीकरण की प्रक्रिया। लास्की पूर्ण समान परिणाम के पक्ष में नहीं थे। उनका उद्देश्य ऐसी असमानताओं को कम करना था जो व्यक्ति के विकास में बाधा बनती हैं। लास्की के विचार को उनके प्रसिद्ध कथन समानता का अर्थ समान व्यवहार नहीं बल्कि समान अवसरों की उपलब्धता है की भावना से समझा जा सकता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 से ही तक समानता के अधिकार तथा अनुच्छेद 39 में समान अवसर और सामाजिक आर्थिक न्याय की भावना दिखाई देती है। आलोचनात्मक रूप से पूर्ण समानता व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। इसलिए आधुनिक लोकतंत्र में समान अवसर, विशेषाधिकारों का उन्मूलन और न्यूनतम सामाजिक आर्थिक असमानता अधिक व्यावहारिक लक्ष्य हैं। निष्कर्षतः लास्की की समानता की अवधारणा उदारवाद को सामाजिक न्याय से जोड़ती है और लोकतांत्रिक समाज के लिए आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। राज्य विधान परिषद के गठन तथा शक्तियों की विवेचना कीजिए। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि यह भारतीय व्यवस्था में सबसे कमजोर उच्च सदन है? 20 अंक। उत्तर भारत में कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है। राज्य विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसके गठन और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद में है। विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद संसद कानून बनाकर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या उसका उन्मूलन कर सकती है।
के अनुसार परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं तथा सेकमन ही हो सकती। इसके सदस्यों का निर्वाचन नामांकन लगभग इस प्रकार होता है: स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा, स्नातक निर्वाचन मंडल द्वारा, शिक्षक निर्वाचन मंडल द्वारा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा, शेष 6 राज्यपाल द्वारा नामित। शक्तियां विधायी शक्ति साधारण विधेयकों पर परिषद चर्चा एवं संशोधन की सिफारिश कर सकती है, लेकिन विधानसभा की स्थिति अधिक प्रभावशाली है। वित्तीय शक्ति धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह इसे अधिकतम 100 दिन तक रोक सकती है तथा उसकी सिफारिशें विधानसभा के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण प्रश्न, चर्चा और बहस के माध्यम से सरकार को उत्तरदायी बनाने में योगदान देती है, लेकिन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या ये सबसे कमजोर उच्च सदन है? ये मत काफी हद तक उचित है। राज्यसभा की तुलना में विधान परिषद की शक्तियां सीमित हैं। फिर भी ये शिक्षकों, स्नातकों, स्थानीय निकायों तथा विशेषज्ञों को प्रतिनिधित्व देकर कानून निर्माण में पुनर्विचार और विशिष्टता का अवसर देती है। निष्कर्षतः विधान परिषद शक्तियों में अपेक्षाकृत कमजोर होते हुए भी लोकतांत्रिक विमर्श और विधायी पुनरीक्षण के लिए उपयोगी संस्था है। भारत के संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रासंगिकता का उदारीकरण और भूमंडलीकरण के युग में परीक्षण कीजिए। 20 अंक उत्तर राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग तथा अनुच्छेद 6 to 51 में वर्णित हैं। ये न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रवर्तनीय नहीं है, किंतु अनुच्छेद 6 इन्हें देश के शासन में मूलभूत मानता है। उदारीकरण और भूमंडलीकरण के युग में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय आर्थिक विकास के साथ आय और संपत्ति की असमानता को कम करना आवश्यक है। अनुच्छेद 6 सामाजिक व्यवस्था में न्याय सुनिश्चित करने की दिशा देता है। समान अवसर अनुच्छेद 6 नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन तथा आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की दिशा में राज्य को प्रेरित करता है। श्रमिक कल्याण अनुच्छेद 41 और 43 रोजगार, मानवीय कार्य दशाओं तथा श्रमिकों के कल्याण से संबंधित हैं। कमजोर वर्गों का संरक्षण अनुच्छेद 27 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की विशेष सुरक्षा पर बल देता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुच्छेद पोषण स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को राज्य का दायित्व मानता है। पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48A पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण है। उदारीकरण ने आर्थिक विकास के अवसर बढ़ाए हैं, किंतु आर्थिक असमानता, रोजगार की असुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं। ऐसे समय में डीपीएसपी विकास को सामाजिक न्याय से जोड़ते हैं। निष्कर्षतः डीपीएसपी आर्थिक विकास के विरोधी नहीं है। वे विकास को मानवीय, समावेशी और न्यायपूर्ण बनाने की संवैधानिक दिशा प्रदान करते हैं। प्रश्न, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं? क्या इन प्रयासों द्वारा भारत में जमीनी लोकतंत्र सुदृढ़ हुआ है? परीक्षण कीजिए। उत्तर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ सत्ता, संसाधनों और निर्णय लेने की प्रक्रिया को उच्च स्तर की सरकार से स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं तक हस्तांतरित करना है। इसका उद्देश्य जनता की शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करना है। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को वास्तविक संवैधानिक आधार 24वें और 37वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से मिला। 23वां संशोधन ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है। इसके अंतर्गत ग्राम सभा, त्रिस्तरीय पंचायती राज, नियमित चुनाव, आरक्षण, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग जैसी व्यवस्थाएं की गईं। 11वीं अनुसूची में विषय पंचायतों से संबंधित हैं। 6वां संशोधन नगरीय स्थानीय निकायों से संबंधित है। उपलब्धियां महिला सशक्तिकरण स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कम से कम वन आरक्षण का प्रावधान किया गया। कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 20% किया है। इससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी। वंचित वर्गों की भागीदारी एससी और एसटी के लिए जनसंख्या के अनुपात में
तथा राज्यों के कानून के अनुसार ओबीसी के लिए आरक्षण ने स्थानीय शासन को अधिक प्रातिनिधिक बनाया। जमीनी लोकतंत्र, ग्राम सभा और स्थानीय चुनावों ने राजनीतिक जागरूकता और नागरिक सहभागिता को बढ़ाया। चुनौतियां भारतीय विकेंद्रीकरण की मुख्य समस्या 3FS के रूप में समझी जाती है। फंड्स, पंचायतों की सीमित वित्तीय स्वायत्तता। फंक्शंस, 11वीं अनुसूची के सभी 29 विषयों का पूर्ण हस्तांतरण न होना। फंक्शनरीज, पर्याप्त कर्मचारी एवं प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव। कुछ क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा निर्णय लेने जैसी सरपंच पति प्रवृत्ति भी चुनौती है। निष्कर्षतः विकेंद्रीकरण ने भारत में जमीनी लोकतंत्र को मजबूत किया है, किंतु फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज का वास्तविक हस्तांतरण किए बिना ग्राम स्वराज्य की अवधारणा पूर्ण नहीं हो सकती। खंडव लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत एकात्मक एवं निरंकुश राज्य संप्रभुता की धारणा की आलोचना करता है। हेरोल्ड लास्की, जीडीच, कोल तथा फिगिस इसके प्रमुख समर्थकों में हैं। इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं हैं। राज्य समाज की एक संस्था मात्र है। समाज अनेक स्वायत्त संघों और समूहों से मिलकर बना है। परिवार, धार्मिक संस्थाएं, श्रमिक संघ और अन्य संगठन अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य की शक्ति निरंकुश नहीं होनी चाहिए। सत्ता के विकेंद्रीकरण तथा संघीय स्वायत्तता पर बल दिया जाता है। लास्की के अनुसार समाज में वास्तविक शक्ति अनेक समूहों में वितरित रहती है, इसलिए संप्रभुता को केवल राज्य में केंद्रित मानना उचित नहीं है। आलोचना, यदि राज्य की सर्वोच्चता को अत्यधिक सीमित कर दिया जाए तो कानून की एकरूपता और राजनीतिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है। निष्कर्षतः बहुलवादी सिद्धांत लोकतांत्रिक समाज में सत्ता के विकेंद्रीकरण, समूह स्वायत्तता और बहुलतावाद के महत्व को स्पष्ट करता है। प्रश्न, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए। पेन अंक। उत्तर, जॉन रॉल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अ थियरी ऑफ जस्टिस 1971 में न्याय को जस्टिस एज फेयरनेस अर्थात निष्पक्षता के रूप में न्याय कहा। उनके सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं हैं। वह मूल स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन। व्यक्ति न्याय के सिद्धांतों का चयन एक काल्पनिक प्रारंभिक स्थिति में करते हैं। अज्ञान का पर्दा, वेल ऑफ इग्नोरेंस। व्यक्ति अपनी जाति, वर्ग, लिंग, प्रतिभा और सामाजिक स्थिति से अनजान रहता है। समान मूलभूत स्वतंत्रताएं। प्रत्येक व्यक्ति को समान मूल स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। अंतर सिद्धांत, डिफरेंस प्रिंसिपल। सामाजिक और आर्थिक असमानताएं तभी उचित हैं जब वे समाज के सबसे कम लाभान्वित वर्ग के हित में हों। रॉल्स का सिद्धांत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करता है। रॉबर्ट नोजिक जैसे विचारकों ने इसकी आलोचना करते हुए व्यक्तिगत संपत्ति और स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया। निष्कर्षतः रॉल्स का न्याय सिद्धांत आधुनिक उदारवादी समतावाद का महत्वपूर्ण आधार है। प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के बदलते आयामों को स्पष्ट कीजिए। 50 अंक। उत्तर, अनुच्छेद यूसीएमएन के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। प्रारंभ में इसकी व्याख्या अपेक्षाकृत संकीर्ण थी, किंतु मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1900 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इसे व्यापक बनाया। अनुच्छेद UN की न्यायिक व्याख्या से निम्न अधिकार विकसित हुए: गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र न्याय का अधिकार, निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, 6 आजीविका का अधिकार। KS पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। इस प्रकार अनुच्छेद UN अब केवल शारीरिक अस्तित्व की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता, निजता और गुणवत्तापूर्ण जीवन का व्यापक आधार बन चुका है। प्रश्न, भारत में गठबंधन सरकारों के दौर में प्रधानमंत्री की स्थिति और शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा है? विवेचना कीजिए। उत्तर, गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका बहुमत वाली एक दलीय सरकार की तुलना में
अधिक समन्वयकारी और सहमति निर्माण वाली हो जाती है। गठबंधन राजनीति के कारण प्रधानमंत्री को सहयोगी दलों की सहमति बनाए रखनी पड़ती है। मंत्रिमंडल के गठन में सहयोगी दलों का प्रभाव बढ़ सकता है। महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों में समझौता और समन्वय आवश्यक हो जाता है। क्षेत्रीय दलों का राष्ट्रीय नीति निर्माण में प्रभाव बढ़ता है। प्रधानमंत्री की स्वतंत्र निर्णय क्षमता कुछ परिस्थितियों में सीमित हो सकती है। फिर भी प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति बनी रहती है। अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होती है। अतः गठबंधन सरकारों ने प्रधानमंत्री को केवलक मंजूर नहीं किया, बल्कि उसकी भूमिका को सहमति निर्माता, समन्वयक और गठबंधन प्रबंधक के रूप में अधिक महत्वपूर्ण बनाया। प्रश्न: लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की भारत में प्रशासनिक भ्रष्टाचार रोकने में भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उत्तर: लोकपाल और लोकायुक्त भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच के लिए स्थापित लोकपाल व्यवस्था ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशन के भारतीय रूप हैं। केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त की व्यवस्था है। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम ने केंद्र में लोकपाल की वैधानिक व्यवस्था को मजबूत किया। इनकी प्रमुख भूमिकाएं हैं: इन उच्च पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच, प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार के विरुद्ध नागरिकों का विश्वास बढ़ाना, भ्रष्टाचार विरोधी संस्थागत तंत्र को मजबूत करना। लेकिन इन संस्थाओं के सामने संसाधनों की कमी, जांच में विलंब, राज्यों में शक्तियों की भिन्नता तथा अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय जैसी चुनौतियां हैं। निष्कर्षतः लोकपाल और लोकायुक्त भ्रष्टाचार नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता के लिए स्वतंत्रता, पर्याप्त संसाधन, समयबद्ध जांच और मजबूत संस्थागत समन्वय आवश्यक है। खंड स अति लघु उत्तरीय प्रश्न: कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों के नाम लिखिए। विशब्द: डैरंक। उत्तर: कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंग हैं। स्वामी, डू, अमात्य, जनपद, चियदुर्ग, पाइकोश, 6 दंड बल और 7 मित्र, अर्थात राजा, मंत्री, प्रदेश, जनपद, दुर्ग, राजकोष, सेना तथा मित्र राज्य इसके 7 अंग हैं। प्रश्न: रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। उत्तर: रूसो की सामान्य इच्छा से आशय ऐसी सामूहिक इच्छा से है जो समाज के सामान्य हित को अभिव्यक्त करती है। ये व्यक्तियों की निजी इच्छाओं का मात्र योग नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक समुदाय के सार्वजनिक हित पर आधारित इच्छा है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में 2 मुख्य अंतर बताइए। उत्तर: 1. उद्देश्य: दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करना चाहते हैं, जबकि राजनीतिक दल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। चुनाव: दबाव समूह सामान्यतः सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव नहीं लड़ते, जबकि राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न: भारतीय संविधान में वर्णित न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है? 10 अंक। उत्तर: न्यायिक पुनरावलोकन वह शक्ति है जिसके द्वारा न्यायालय विधायिका के कानूनों तथा कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच करता है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध पाया जाता है, तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। प्रश्न: भारत के राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति क्या है? 10 अंक। उत्तर: पॉकेट वीटो का अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनिश्चित समय तक अपनी स्वीकृति रोक सकता है। भारतीय संविधान राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर निर्णय लेने की कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं करता, अतः राष्ट्रपति विधेयक को लंबित रख सकता है। प्रश्न: भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल हैं और ये किससे संबंधित है? 10 अंक। उत्तर: भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 89 विषय शामिल हैं। ये पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है और 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। इसमें कृषि, ग्रामीण आवास, पेयजल, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन आदि विषय शामिल हैं। प्रश्न: लोक कल्याणकारी राज्य की कोई 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। पेशब्द: 10 अंक।
उत्तर लोक कल्याणकारी राज्य की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। अनसामाजिक सुरक्षा, नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। सामाजिक आर्थिक न्याय, आय एवं अवसर की असमानताओं को कम करके कमजोर वर्गों के कल्याण और समान अवसर को बढ़ावा देना। प्रश्न, क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म, भारतीय राष्ट्रीय एकता को किस प्रकार प्रभावित करता है? 10 अंक। उत्तर क्षेत्रवाद अपने क्षेत्र के आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देता है। सकारात्मक क्षेत्रवाद संघवाद और क्षेत्रीय विकास को मजबूत कर सकता है, किंतु उग्र क्षेत्रवाद क्षेत्रीय संघर्ष, अलगाववादी प्रवृत्तियों तथा राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बन सकता है। संतुलित क्षेत्रीय विकास आवश्यक। भारत की विदेश नीति के मुख्य स्तंभ गुटनिरपेक्षता नॉन अलाइनमेंट की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है? 10 अंक। उत्तर गुटनिरपेक्षता की समकालीन प्रासंगिकता मुख्यतः रणनीतिक स्वायत्तता में दिखाई देती है। भारत किसी एक शक्ति गुट के साथ स्थायी रूप से बंधने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का प्रयास करता है। आज इसकी भावना रणनीतिक स्वायत्तता के रूप में अधिक दिखाई देती है। प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध कोल्ड वॉर शब्द से आप क्या समझते हैं? वैशी शब्द 10 अंक। उत्तर शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक संघर्ष था। इसमें दोनों महाशक्तियों ने प्रत्यक्ष युद्ध से बचते हुए सैन्य गुटों, हथियारों की दौड़, कूटनीतिक दबाव और प्रतिनिधि युद्धों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा की। इसका अंत सोवियत संघ के विघटन 1991 के साथ हुआ।